अभी हमें पता चला है कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स से ज्यादा कबूतर राइट्स। बंबई में चाहे कैसा भी शहर हो, चाहे कितना भी वाटर लॉगिंग का मसला हो, कितने भी वहाँ पे लाइफ जीना मुश्किल हो, इससे ये पता चलता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है इस देश में कबूतरों की। यार ठीक है, जेल में पड़े हुए हैं लोगों पे केसेस लगे हुए हैं, झूठे केसेस लगे हुए हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, लिंचिंग हो रही है ना। कि कबूतर से कोई मरा है, हम सब कर रहे हैं। एक मिनट, एक भी परिवार बीमार नहीं हुए। अभी इनको केस पता चल गया कि कौन बीमार है तो कबूतर के आजू बाजू में आके पूछना चाहिए ना। नॉर्थ इंडिया में क्राउड बर्स्ट हो गया और वहाँ पे बादल फटने से ऐसी बाढ़ आ गई कि गांव के गांव उड़ गए, पानी आया, सारे के सारे बह गए, लोगों के घर उजड़ गए, लोग मरमरा गए। उसमें लोगों के लिए ठीक सड़क बनाने के लिए हमने पहाड़ को काट दिया, हमने पेड़ को काट दिया और हमने जो नेचर के साथ खिलवाड़ किया है। अब नेचर से बड़े तो हम हैं। कुछ दिन पहले नेताजी ने बोला है कि पेट्रोल के दाम 50 पे पहुंच जाएंगे, डीजल के और भी सस्ते हो जाएंगे क्योंकि उसमें इथेनॉल मिल रहा है, उससे हमें सस्ता गाड़ी वो जो नुकसान पहुंच रहा है, माइलेज के जो नुकसान पहुंचा, नेताजी को इससे क्या लेना देना। मैं नेताजी को सजेशन देता हूं कि भैया जब आपने पेट्रोल के दाम कम ऐसे ही करे तो उसमें पानी मिला दो ना यार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक और एपिसोड भारत एक मौज में। मौज इस बार की ये है कि अभी हमें पता चला है कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स से ज्यादा कबूतर राइट्स। बंबई में चाहे कैसा भी शहर हो, चाहे 30-40 साल से उसकी सड़कें खुदी हुई हो, चाहे कितना भी वाटर लॉगिंग का मसला हो, कितने भी जो है वहाँ पे लाइफ जीना मुश्किल हो, लेकिन हमें ये पता चला पिछले दिनों भारत में कि कबूतरों की जिंदगी और कबूतरों को दाना खिलाना इन सब समस्याओं से ऊपर है। ठीक है, और इस तरह की इसको मौज ही कहेंगे। ये मौजें भारत में अक्सर होती रहती है, मगर ये लेटेस्ट है। तो आपको पता ही होगा, बंबई में ये कहा गया कि भाई ये कबूतर को जो दाना खिलाते हैं इससे बीमारियां फैल रही हैं, कबूतरों की संख्या बहुत बढ़ रही है और तो इसको बंद किया जाए। अब किसी भी एक सभ्य समाज में, सभ्य सोसाइटी में ये कोई अजीबोगरीब कानून तो है नहीं। मतलब बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ पे एक पर्टिकुलर जानवर की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो फसलों को खराब करने लगता है, वो एनवायरमेंटल हैजर्ड हो जाता है या वो हेल्थ हैजर्ड हो जाता है, तो उसकी कलिंग होती है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारूज की कलिंग होती है, ऑस्ट्रिच की भी कलिंग होती है, साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका के कई कंट्रीज में ये होता है। लेकिन बंबई के लोग इतने भावुक हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके शहर में एमिनिटीज हैं या नहीं है, उनके शहर में ट्रांसपोर्टेशन ठीक है या नहीं है, उनके वो शहर जीने लायक है या नहीं है इंसानों के लिए। लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि कबूतरों के लिए जीने लायक होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। मुझे तो बहुत अच्छी बात लगती है। इससे ये पता चलता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है इस देश में कबूतरों की। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप यार ठीक है, जेल में पड़े हुए हैं लोगों पे केसेस लगे हुए हैं, झूठे केसेस लगे हुए हैं, कुछ भी करप्शन हो रहा है, कोई भी स्कैम हो रहा है, कोई भी बलात्कार हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, लिंचिंग हो रही है ना। हमारे भारत की सबसे खास संस्कृति और संस्कार दोनों ये सरकार मिट्टी में मिलाने जा रही है। हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है, कुत्ते को ना रोटी दो, गाय को घास दो और कबूतर को छत दो। ये हमारे संस्कार, हमारी ये सरकार हमारे से निकाल देना चाहती है। हमारी 40 साल से इधर ये शॉप है, हम लोग इधर 40 साल से हमारी दुकान चला रहे, आज तक हमको कोई स्वास्थ्य की बीमारी नहीं हुई है। मेरा पापा 80+ है, फिर भी उनको कोई स्वास्थ्य की बीमारी नहीं हुई है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि कबूतर से स्वास्थ्य की बीमारी होती है? कि कबूतर से कोई मरा है, हम सब कर रहे हैं। एक मिनट, मैं खास बोलता हूँ, ये दादर कबूतर खाना के आजू बाजू में 2-2, 3-3 पीढ़ी से है। मैंने खुद सबको पूछा है, सबके पास कागज स्टैम्प के साथ है, एक भी परिवार बीमार नहीं हुए। अभी इनको केस पता चल गया कि कौन बीमार है तो कबूतर के आजू बाजू में आके पूछना चाहिए ना। हम कितने इवॉल्व हो चुके हैं कि हम कबूतरों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे, उनको दाना खिला के ही मानेंगे। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने इन सारे जो आदेशों को धता बता के कबूतरों को दाना खिलाना ज़रूरी समझा। मैं सलाम करता हूँ उनके जज्बे को, मैं सलाम करता हूँ कि उनके अंदर कितनी मानवीयता है, मानवीयता नहीं कबूतरियता है। ठीक है, क्योंकि मानवीयता तो खैर होती तो मानवों के लिए भी होती, कितनी कबूतरियता है उनके अंदर। और वो जस्ट इमेजिन कि कबूतर क्या सोच रहे हो। अब तक वो कबूतर जो देश के कोने कोने में रह रहे हैं, जिनको दाना नहीं खिलाया जा रहा है, उन सब में खबर अगर मान लो फैल, जैसे इंडिया में क्या है, पूरे देश में बहुत कम जगहों पे नौकरियों की और जीवन यापन करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो लोग बड़े बड़े शहरों की तरफ भगते हैं। बम्बई आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, बेंगलोर चले जाओ, और इन शहरों में कैपेसिटी से ज़्यादा इनको बढ़ा देते हैं
और ये शहर जो ना फटने की कगार पे हो जाता है। कबूतरों में अगर ये फैल गया कि बम्बई में दाना मिल रहा है तो सारे के सारे कबूतर उधर पहुंचेंगे। फॉर्चुनेटली कबूतरों के बीच में सारे कबूतर गुटर को ही करते हैं, उनके बीच में मराठी, हिंदी और ये सब आर्गुमेंट ही नहीं होगा। बट वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ऑल दोज पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग दीज पीपल, दे हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि किसमें भी किसी न किसी का भला तो है इंसान का। कबूतर का तो हो ही रहा है, ठीक है, दैट इज वो तो एक बहुत ही बड़ी बात है, वो तो स्पिरिचुअल लेवल की बात है। लेकिन एक और इंसान का बड़ा फायदा हो रहा है जिसपे लोग जिसको नज़रअंदाज करें, जिस पे ध्यान नहीं देने और बिना सोचे समझे इन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं इन लोगों की साइड हूँ। जितने भी लोग, आपको पता है बम्बई में लोग फ्लैटों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं और उनके बालकनीज हैं, उन बालकनियों में जो कबूतर जाली लगाएगा, सोचो उसका धंधा कितना बड़ा बढ़ेगा, कितना प्रॉफिट वो कमाने वाला है। एक कबूतर जाली लगाने वाला बंदा कल वो इस धंधे से कितना अमीर हो सकता है, ये भी जरा सोचो उनको क्रिटिसाइज करने से पहले। सो आई थिंक ऑफ इट एज अ सोशल, ये कंपैशनेट प्रोजेक्ट है, एक सोशल प्रोजेक्ट है जिसमें कबूतर जाली लगाए जाने वाले की मदद करी जा रही है। बम्बई की सड़कें वड़के बनती रहेंगी यार, क्या इतने सालों से रह रहा है, फिर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आते हैं तो अभी 2-3 दिन पहले नॉर्थ इंडिया में क्लाउड बर्स्ट हो गया और वहाँ पे बादल फटने से ऐसी बाढ़ आ गई कि गांव के गांव उड़ गए। और उसके बारे में बड़े वीडियोस चल रहे हैं, उसके बारे में लोग लिख रहे हैं कि ऐसे तबाही मच गई। बिफोर एंड आफ्टर वीडियोस आ रहे हैं, लोग आराम से अपने गाय भैंस चरा रहे हैं, रह रहे हैं, पानी आया सारे के सारे बह गए, लोगों के घर उजड़ गए, लोग मरमरा गए उसमें। इसके बारे में भी लोग बहुत सारे वीडियोस वगैरह बना के अपनी विशेष टिप्पणियां दे रहे हैं। एक कंगना रनावत जी का मैंने वीडियो देखा था, उनके इलाके की बात थी शायद, है तो वो हंस रही थी कि मेरे पास तो कैबिनेट है नहीं, 2-4 आदमी हैं इनके साथ। खैर कंगना तो पहले ही अपनी सफाई दे चुके हैं कि उनको नहीं पता था कि उनको इतना काम करना पड़ेगा, उनको नहीं पता था कि एमपी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। उनको तो ये कहा गया था कि भाई सिर्फ एक हफ्ते में 80 घंटे का कुछ है। अब उनके साथ धोखा हो गया तो एक चुनावी जुमला कंगना जी को भी पेश कर देगा, उन्होंने सच मान लिया, जैसे कि हम सब ने मान लिए थे बहुत सारे जुमले। लेकिन सवाल ये है कि ये जो इस तरह के डिजास्टर्स हमारे पहाड़ों में हो रहे हैं, ये इसको अगर क्लोजली एग्जामिन करें तो क्या रीज़न है भाई। जो शहर में जो पब्लिक रहती है ना, वो मुझे बड़ी क्यूट लगती है, उनको इन डिजास्टर से और उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई लेना देना नहीं होता है। उनको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जब हम वीकेंड पे अपनी बैचलर्स पार्टी मनाने मनाली जाएंगे या कुल्लू जाएंगे तो हमारी सड़क बिल्कुल बढ़िया बन चुकी है। वो सड़क कोई ऐसे नहीं है कि हवा में लटक रही है, वो सड़क जो बन रही होती है वो पहाड़ काट के बन रही होती है, पेड़ काट के बन रही होती है। लेकिन हमारे गुड़गांव में रहने वाले कॉर्पोरेट्स या नोएडा में रहने वाले जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको थोड़ी से कोई लेना देना है। उनको तो वीकेंड मिलता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि मंडे से लेके फ्राइडे तक तो उनकी ज़िंदगी पे उनका कोई हक नहीं है। अब फ्राइडे सैटरडे उन्हें छुट्टी मनानी है, पहाड़ों में जाना है, तो कम से कम सड़क ठीक होनी चाहिए। तो इन लोगों के लिए ठीक सड़क बनाने के लिए हमने पहाड़ को काट दिया, हमने पेड़ को काट दिया और हमने जो नेचर के साथ खिलवाड़ किया है। अब नेचर से बड़े तो हम है नहीं, चाहे हमारे इंटेंशन हो, जैसे ही कबूतर खिलाने वालों का इंटेंशन है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन ज्यादातर कॉर्पोरेट्स का तो नेचर से कोई लेना देना है नहीं। तो अपनी सड़क के चलते इन्होंने नेचर के साथ वो खिलवाड़ किया है कि आए दिन हमारे पहाड़ों में इस तरह के डिजास्टर होते रहते हैं। और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका कितना स्टेक है इस बात। उनका तो सिर्फ इतना काम है कि जो रोड बनाई उसका टोल ले लो, टोल बड़ी खुशी खुशी आप दोगे, बाकी बाढ़ में जाए दुनिया। तो इनको जो शहर में रहते हैं, इनको ये लगता है कि वो जो गाँव डूब रहा है, वो जो लोग वहाँ पे मरे, वो जो पहाड़ कट रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा रिजॉर्ट मिलना चाहिए हमको वहाँ पे, जिस रिजॉर्ट में हमको जो है जगह दे दें और वो सारी चीज़ें जो शहर में ही करते हैं वो सारी जगह उनको वहाँ पे मिल जाए। कुछ दिन पहले नेताजी ने बोला है कि पेट्रोल के दाम 50 पे पहुँच जाएंगे, डीजल के और भी सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इथेनॉल मिल रहा है, उससे हमें सस्ता गाड़ी, वो जो नुकसान पहुँच रहा है, माइलेज के जो नुकसान पहुँचा, नेताजी को इससे क्या लेना देना। मैं नेताजी को सजेशन देता हूँ कि भैया जब आपने पेट्रोल के दाम कम ऐसे ही करे तो उसमें पानी मिला दो ना यार, पानी मिला दो और उत्तराखंड से जो बाढ़ आ रही है उसका पानी लो, पेट्रोल में मिला दो और भी सस्ता कर दो। ठीक है, आपको दाम ही तो कम कर देना, आपके ऑप्टिक्स ठीक हो जाएंगे और बाकी जनता सोचती रहेगी। देखो मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ आप लोगों से, ट्रंप भैया ने अब टैरिफ कर दी 50%। पिछले 11 साल से हम 56 इंच टैरिफ झेल रहे हैं, तो 50% क्या, लेकिन क्या फर्क पड़ता है बच्चों को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या फर्क पड़ता है, हम तो झेल नहीं रहे। दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन दैट व्हाई इज इंडिया सच अ मेस एंड व्हाई आर इंडियंस दे हैव नो आइडिया ऑफ हाउ टू लिव इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। जैसे कि आपने पिछले कुछ दिनों वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे इंडियंस बाहर छिछोरी हरकतें करते हुए पकड़े गए। एक औरत है 7 घंटे टारगेट में घूमती रही,
सामान चुरा लिया उसने लखनऊ, जब उसे पकड़ लिया तो बोली मुझे क्या करना है, मैं पे कर देती हूँ। उसका होता है एंटाइटलमेंट के साथ दूसरे कंट्री के रूल्स लॉज फॉलो ही नहीं करने, अपनी चौड़ में जाना है। कोई ट्रेन में खाना खा रही है, फ़ोन पे बात करी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कोई रूल रेगुलेशन दूसरे कंट्रीज़ के उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और ये वो इंडियंस हैं जो अपनी बेटियों की जब शादी करते हैं और वो बेटी जब शादी करके अपने ससुराल जा रही होती है, उसको बोलते हैं बेटा अब वो तेरा घर है, वहाँ के तौर तरीके तेरे तौर तरीके हैं, जल्दी से जल्दी वो तौर तरीके सीख ले ताकि तू उनके घर में एडजस्ट हो सके। तो बेटियों को जो ज्ञान पेलते हैं कि शादी होती है वो अगले दिन से ससुराल के तौर तरीके सीख जाएगा, जो दूसरा घर है उनको इतनी अकल नहीं है कि वो दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, कोई पान की पीक ना फूकें, कहीं पे खड़े होकर पेशाब ना करें, कहीं पे जो है ये चोरी ना करें, क्योंकि उनके कंट्री के वो रूल्स हैं, वहाँ पे लॉ काम करता है, उनको ये मालूम नहीं। तो ये कहना कि हमें मालूम नहीं था कि वहाँ अलग रूल होते, या तो उनका ये लॉजिक हो, इंडियंस ये कहें आके कभी हम दूसरी कंट्रीज में आए हैं, हमें नहीं मालूम कि इन कंट्रीज के लॉ अलग हैं और फॉलो होते हैं, हमें तो क्योंकि लॉ तोड़ने की आदत है। मगर ऐसा भी नहीं है, अपनी बेटी उनको समझा के भेजते हैं। तो ये जो इंडिया का जो ये डिग्रेडेशन है, ये इसका रीज़न क्या है? जो हमारी डेमोक्रेसी के बारे में अक्सर पिछले कुछ सालों से कहने को मिला कि डेमोक्रेसी खतरे में है, इंडिया की डेमोक्रेसी शैम है, इंडिया की डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? अगर इफ यू लुक एट हाउ हम इंडियंस, हम किस तरीके से हमारी परवरिशें होती हैं, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा जो कल्चर है, वो क्या? हमारा कल्चर ना रिस्पेक्ट क्या, कि आप एक फैमिली स्ट्रक्चर में अगर आप रह रहे हैं तो आपको अपने से बड़ों की, जो आपसे ज्यादा अथॉरिटी में है, उनकी सिर्फ रिस्पेक्ट करनी है विदाउट क्वेश्चनिंग। ये बचपन से हमारे दिमाग में ठूसा जाता है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते बड़ों से, आपको अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करनी है, और अगर आप अथॉरिटी की डिसरिस्पेक्ट करते हो तो आपको डिसिप्लिन भी किया जाता है। बचपन में घर में मार पिटाई भी हो जाती है, थप्पड़ उपड़ी पड़ जाते हैं, स्कूल में पनिशमेंट मिल जाती है। तो ये जनरेशन जब बड़ी होके वोट देने लायक होती है तो आप ये कोई मैजिक तो है नहीं कि यार ये सडनली ये ना गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ये नहीं करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इनके दिमाग में वो रिस्पेक्ट की आइडियोलॉजी है, जो कि एक्चुअली में ट्रू इंडियन कल्चर है। जैसे कि कबूतरों की रिस्पेक्ट आपको देखने को मिली बॉम्बे, वो जो आदेश दिया गया गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, कबूतरों की रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो जो ये जनरेशन जब जाके आगे वोट देती है या पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा बनती है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू एक्चुअली क्वेश्चन द गवर्नमेंट? क्योंकि क्वेश्चन करना अथॉरिटी को हमेशा से दबाया गया है। और अगर आप ये कहते हैं कि सडनली 21 साल की उम्र होते होते या 18 साल की उम्र होते, जब 21 साल में वोट देते हैं, 21 साल की उम्र होते होते हम अपना जो बेसिक डीएनए है, जो हमारी परवरिश है, उसको ही बदल देंगे, तो ये होना मुश्किल है। और फिर उसके अलावा जितने भी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हैं, ये लोग वो हैं जो प्रोटेस्ट करने वालों को, सवाल उठाने वालों को, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे प्रश्न चिन्ह लगाने वालों को, ये उनको कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो, उनको कहते हैं कि तुम जो है इंडिया के दुश्मन हो, उनको कहते हैं कि तुम जो है कैसे सरकार को सवाल उठा सकते हो, कैसे तुम जो है सरकार के खिलाफ जा सकते हो। क्योंकि सरकार के खिलाफ जाना इनके लिए देश के खिलाफ जाना है, जैसे कि अपने बाप को सवाल पूछना, अपने बाप के खिलाफ जाना, परिवार के खिलाफ जाना है। विद दिस आइडियोलॉजी वी ऑल ग्रो अप एंड टू एक्सपेक्ट अस to finally become democratic and understand democratic principles and start questioning the governments, that's not gonna happen unless we make democracy is a cultural thing. आप सब अपने सीने पे हाथ रख के बता दें, क्या हमारी फैमिलीज डेमोक्रेटिक हैं? क्या हमारी फैमिलीज में वो सारी कुरीतियां जिसके खिलाफ डेमोक्रेसी है, उन सबके लिए जगह है? हमारी फैमिलीज में कास्टिज्म है, हमारी फैमिलीज में फाशिज्म है, हमारी फैमिली में मिसोजिनी है, हमारी फैमिली में मेल शोविनिज्म है, हमारी फैमिली में ये है कि हम अपना घर का कूड़ा सड़क पे फेंकते हैं, हमारी फैमिली में कभी भी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पब्लिक स्पेसेस पब्लिक की होती हैं, हमारी फैमिली में कभी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पब्लिक में बिहेव कैसे करना है। हमारे देश से कोई हिंदू अगर बाहर जा रहा है तो उसको ये जरूर बता देगी उसकी दादी के बेटा गाय का मांस मत खाइयो वहाँ पे जाके, लेकिन ये कोई नहीं बताया कि वहाँ जाके टारगेट में 7 घंटे घूमेंगे, चोरी मत करना, पकड़े जाओगे तो रगड़े जाओगे। दैट इज द प्रॉब्लम। और अनलेस वी विजिट the democratic roots in our family, the way we are brought up, we are going to screw up the bigger idea of democracy. और वो हमारे यहाँ हो रहा है। और ये हम ही नहीं कह रहे, दुनिया की बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो रेटिंग देते हैं कि ह्यूमन राइट इंडेक्स क्या है या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है या हंगर इंडेक्स है, वो सब ये बोल रहे हैं। और आज की डेट में अगर आप देखें, इस देश में कौन सी ऐसी मुसीबत है जो हिंदुओं के ऊपर नहीं आ रही है? मैं सिर्फ हिंदुओं का नाम दे रहा हूँ क्योंकि वही खतरे में है, ठीक है।
उनको ही बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। कौन सी ऐसी मुसीबत है जो हिंदुओं पे नहीं आ रही? अभी टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय निकाले, उसने नहीं ये देखा कि कौन किस धर्म का, उसने सब निकाल दिया और ज़्यादातर उसमें हिंदू ही निकले होंगे गारंटी से, ठीक है, क्योंकि हिंदुओं की परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। कौन सी ऐसी मुसीबत है? एजुकेशन में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, हेल्थ केयर का कोविड में आपने हाल देख ही लिया था, उसमें हिंदू भी मर रहा है, वो भी नहीं ऐसे देख के मर रहा। तो ये हिंदुओं को जरा अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि वो किससे खतरे में है, कौन है जो उनको इस खतरे में डाल रहा है। और खतरे के पैरामीटर्स क्या होते हैं कि आपके पास रोजगार होना चाहिए, आपके पास हेल्थ केयर होना चाहिए, आपके पास सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपके पास राइट्स होने चाहिए। अब ये हिंदुओं को खुद सोचना चाहिए क्या ये कम हुए या बढ़े हैं। हाँ, दादागिरी बेशक बढ़ी है। अगर आप उसको एक डेमोक्रेसी का पैमाना मानते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं माना जाता तो अलग बात है। अदरवाइज जो डेमोक्रेटिकली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो पैरामीटर्स हैं उस पर हमको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि हम उस पर कहाँ हैं। और फिर या तो यही मान लो कि भाई भाड़वेंगी डेमोक्रेसी, जैसे कि हमने हर अच्छी मूवमेंट का, हर अच्छे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाई हैं, हमने डेमोक्रेसी की भी उड़ा दिया। तो ये कबूतर वाले इंसिडेंट या ये उत्तराखंड के बाढ़ की इंसिडेंट्स, ये दो एग्जाम्पल हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे जनता भी कैलस है और हमारे हुक्मरान भी कैलस हैं, और दोनों की मतलब पॉलिटिशियंस को ऐसी जनता चाहिए, और जनता को ये नहीं पता कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये इन्हीं का खून चूस रहे हैं। तो कौन किससे खतरे में है ये सोचिए, ये पूछिए। आपकी फैमिली में कितनी डेमोक्रेसी है, कितना सेकुलरिज्म है, कितना कास्टिज्म है या नहीं है, इस पे थोड़ी नज़र डालिए और देखिए क्या आपकी फैमिली, जो कि एक सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट होती है, क्या वो डेमोक्रेटिक है। अगर वो डेमोक्रेटिक होगी तो ही कंट्री भी डेमोक्रेटिक है। अगर वो सेकुलर होगी तो कंट्री भी सेकुलर होगा। अगर वो एंटी कास्ट होगी तो कंट्री भी एंटी कास्ट हो। और अगर वहाँ नहीं है तो कंट्री से एक्सपेक्ट करना एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू कि ये हो जाए डेमोक्रेटिक, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आप ये सोचते रहिए और बताइए कमेंट्स में, और अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।